जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है और आपने अभी तक यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है मैथ में, तो इस चैनल पर आपको, और अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर 2023 यूपी बोर्ड मैथ की तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप राजीव क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स मैं चलाने वाला हूँ, राजीव क्वेश्चन बैंक का जो राजीव क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो लगातार 10 वर्षों से यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज और बेसिक से लेकर चैप्टर वाइज तैयारी कराने वाला हूं आपको, और बेसिक से बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराने वाला हूं, और बेसिक फार्मूले से लेकर क्वेश्चन तक कराने वाला हूं। यानी जो लगातार 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के कराने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न तक आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बीज गणित का चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो बीज गणित से आपको जो है क्वेश्चन आने वाले हैं 2023 में यूपी बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाला है क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आने वाला है आपको। तो बीज गणित से आपको जो है दोस्तों 18 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2023 में। तो सबसे पहले हम ये जो 18 नंबर जो है 18 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बताऊँगा क्वेश्चन, और बिल्कुल बेसिक से और फार्मूले से लेकर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो आप सबको पता है कि बीज गणित से 18 नंबर का यूपी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आने वाला है। यानी आप समझ गए होंगे कि बीज गणित से जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है कितने नंबर का आने वाला है, तो 18 नंबर का आने वाला है। और बीज गणित में आपको जो चैप्टर दिया गया है, 2 चैप्टर दिया गया है। पहले चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और दूसरे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीज गणित में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, और उस पहले चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दोस्तों क्या क्या फार्मूला यूज होने वाला है, और बहुत ही बेसिक से आपको फार्मूला को जान लेना चाहिए, तब हम लोग क्वेश्चन को जाकर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से हो सकता है, और बहुत ही आसानी से हल किया जाएगा क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होने वाला है। तो उन सभी फार्मूलों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जानने से पहले इसके बताए थे कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं हम। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 चर वाले रैखिक समीकरण जानेंगे, तब जाके 2 चर वाले रैखिक समीकरण जानेंगे, उसके बाद ये जानेंगे, तब जाकर हम जानेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, 1 चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल 1 चर दिया हो, उसमें ऐसा समीकरण कि जिसमें केवल 1 चर का यूज किया गया हो, उसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। चर का मतलब कि दोस्तों, चर और अचर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, और अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। अब चर राशि में जैसे एक्स वाई जेड हो गया, ये सब चर राशियां हैं, और अचर राशियां क्या आएंगी, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 ये सब क्या हैं, अचर राशियां हैं। तो दोस्तों, आपको चर राशि और अचर राशि कन्फर्म हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए,
तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानेंगे हम लोग। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b = 0। तो आपको याद रखना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b = 0 होता है। जैसे उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि 3x + 4 = 0, ये क्या है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि √2x + 3√3x = 5√3, ये कैसा समीकरण है, तो बहुत ही आप आसानी से बता देंगे कि यह जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और यह एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों है, तो क्योंकि इसमें केवल एक चर का प्रयोग किया गया है, यानी केवल एक चर का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है रैखिक का। तो रैखिक का मतलब होता है कि जिसका चर राशि का घात जो है कितना होगा दोस्तों, तो 1 होगा। तो इसी को हम लोग रैखिक बोलते हैं। रैखिक का मतलब कि चर राशि का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। अब यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा दूसरा जो समीकरण है ये क्या है दोस्तों, ये भी रैखिक समीकरण है। अब आइए यहाँ पे देख सकते हैं y + 2/4 + y - 4/2 = 5 - y, यानी कि ये भी जो हमारा जो समीकरण दिया गया है ये भी एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक चर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, यानी कि हमको केवल एक चर इस समीकरण में देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो मेरा रैखिक समीकरण किस में आ सकता है, तो बाटा में भी, डिवाइड में भी आ सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है और सिंपल यानी ax + by के रूप में भी हो सकता है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का आपका हल जो होता है केवल एक होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो एक होता है, यानी कि अद्वितीय होता है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका हल एक ही होता है, तो कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है x = 2, 2x + 7 = 13 - x का हल है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो है इसका हल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x का मान जो है इस समीकरण में रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे, तो 2x + 7 = 13 - x, यानी कि आपको x का वैल्यू दिया गया है 2। तो इस समीकरण में हम लोग रखेंगे x का मान 2। तो इस समीकरण में आपको जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, x = 2 रखेंगे। चलिए आइए रखते हैं 2। x का मान कितना रखना है दोस्तों, तो 2 रखना है, यानी 2x का मतलब कि 2 × 2 + 7 = 13 - x का मान कितना रखना है, तो 2 रखना है। चलिए 2 रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, + 7 = 13 में से 2 को घटा देंगे दोस्तों 11 हो जाएगा, और 4 और 7 को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, = 11। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये LHS हमारा जो है RHS के क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। RHS के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि LHS और RHS किसे कहते हैं। तो LHS का मतलब जान लीजिए कि राइट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो पक्ष आपके दाएं तरफ होगा वो दाहिना पक्ष कहलाएगा। राइट हैंड साइड का मतलब कि दायां पक्ष, RHS का मतलब दायां पक्ष या दाहिना पक्ष, और LHS का मतलब कि बायां पक्ष या बायां पक्ष। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो LHS आया है RHS के क्या है, बराबर है। तो इसलिए इसका हल जो है
क्या होगा, एक ही होगा। और यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि क्या यह इसका हल है, तो यहाँ पे हम जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 2 समीकरण किसका, यानी 2x + 7 बराबर 13 - 1, यानी कि इसका क्या है, हल है। तो क्यों हल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x का मान इस समीकरण में रखे हैं तो LHS बराबर RHS आ गया है, इसलिए यह जो है x बराबर 2 जो है इस समीकरण का क्या है, हल है। चलो स्टार्ट। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को जान गए होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और इसका व्यापक रूप क्या होता है और इसका हल कितना होता है। अब चलेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है और कहते किसे हैं। चलिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरणों को कहते हैं जिसमें दो चर का यूज किया होगा। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका हो जाएगा ax + by + c = 0। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चर x हो गया, दूसरा चर क्या हो गया, y हो गया। यानी कि यहाँ पे दो चर का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऐसा और दो चर का प्रयोग किया गया है और दोनों चरों का जो घात है वह कितना है, 1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रैखिक का मतलब कि एक आपको एक चर वाले रैखिक बहुपद में बता दिया गया है, यानी कि x और y का घात जो है कितना है, 1 है और इसमें x और y दो चर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब चलिए, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = 0 होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं a, b, c जो हैं ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये जो संख्याएं होंगी वास्तविक संख्या होंगी और अचर संख्या होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लेकिन, अब यहाँ देखिए, लेकिन a = 0, a = 0, यानी इसका मतलब कि a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद b = 0, यानी कि b भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब आइए देखते हैं जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो देखिए 3x + 4y + 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल दो चर का इस समीकरण में यूज किया गया है, यानी पहला जो चर है x है और दूसरा जो चर है y है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए 4x + 6y - 9 बराबर 0, तो इसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो चरों का प्रयोग किया गया है और वह दोनों चर x और y है। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण में जान लीजिए कि दो चर का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए जानते हैं इसके हल कितने होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो दोस्तों आपका हल जो मिलेगा, दो हल मिलेगा। याद रखेंगे इसको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। या अद्वितीय नहीं होगा, यानी एक नहीं होगा, अद्वितीय इसका हल जो होगा नहीं होगा, केवल क्या होगा, 2 हल होगा। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया है x बराबर 2, y बराबर -2, 5x + 3y बराबर 4 का हल है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये इसका हल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं 5x + 3y बराबर 4। अब यहाँ पे हमको सवाल में दे दिया गया है कि x बराबर 2 और y बराबर -2। तो इस समीकरण में हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर y बराबर -2 रखेंगे, तब जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 5 गुण x का मान कितना रखना है दोस्तों, 2 रखना है, प्लस 3 गुण y का मान कितना रखना है, तो -2 रखना है। एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिए, देखिए एक एक स्टेप आपको समझ में आने वाला है। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मिलेगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, बराबर 4। 10 में से 6 को घटा देंगे तो आपका 4 मिलेगा, अब बराबर 4। यानी कि यहाँ पर भी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा LHS आया है वही हमारा RHS क्या है, LHS बराबर RHS। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS जो हमारा आया है वो RHS के क्या है, बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर -2, 5x + 3y बराबर 4 का हल है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, उसका व्यापक रूप क्या होता है और उसके कितने हल होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो चर वाला, यानी कि ऐसा समीकरण, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग किया जाएगा। रैखिक का मतलब कि उन दोनों चरों का घात जो होगा 1 होगा, और युग्म का मतलब कि जोड़ा यानी पेयर होता है। तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप आपका हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। अब पेयर कहा है यानी युग्म कहा है, तो इसी का एक और जोड़ा लिख लेंगे, यानी कि a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यही तो आप लोग याद कर लेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप बताएंगे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये है क्या। तो आप बता देंगे कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याएं होने के साथ साथ ये अचर भी हैं। अचर भी हैं, ये याद रखिएगा, ये वास्तविक संख्याएं होने के साथ साथ क्या हैं, अचर संख्याएं हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है, इसको याद रखिएगा कि a1² + b1² ≠ 0, यानी कि a1² + b1² जो है 0 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखिए, a2² + b2² ≠ 0, इसका भी मतलब वही हुआ कि a2² + b2² 0 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन होता है, इसको याद रखिएगा। अब तो एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही हम लोग समीकरण का निकाय भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कि समीकरण का निकाय भी बोलेंगे, कि इस समीकरण का निकाय भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कहते हैं। अब आगे देखिए, अब इसका हल देखेंगे कि हल इसका क्या क्या हो सकता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया है कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक हल हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है, या तो अनंत हल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, कोई हल नहीं हो सकता, अनंत हो सकता है, केवल एक हल हो सकता है। और एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख बनता है वह जो है एक सरल रेखा होता है। ये नोट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख बनता है वह कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है और पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख क्या होता है। तो मेरे दोस्त बताएंगे कि एक सरल रेखा होता है, यानी कि ax + by + c = 0 होता है। तो दोस्तों हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास हो गया है कि आप जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, हल कितने होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसके हल कितने होते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, हल कितने होते हैं।
तो और उसका आलेख क्या होता है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, तो अब चलेंगे अगले फार्मूला पर, क्योंकि दोस्तों फार्मूला ही हम लोगों का मेन बेस है, और जब तक हम लोगों का बेस मजबूत नहीं होगा तब तक जो है क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले फार्मूले पे।